नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स के साथ। ईरान ने इस बार जो टेक्नोलॉजी अपनी बदली है, जो तरीका अपना बदला है, उसने अमेरिका के साथ साथ इजराइल और अरब मुल्कों की भी नींद उड़ा दी है। ट्रंप अल बल बक रहा है, सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि क्या खेल कर रहा है ईरान, लेकिन सबसे पहले थोड़ी हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं। कल आपने यह खबर पढ़ी ली होगी कि ट्रंप साहब ने इजाजत दे दी है इंडिया को कि रशिया से 30 दिन तक तेल खरीद लो। ये दुनिया में डंका बजाने की बात कर रहे थे, ये विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, और आज इनकी हालत ये हो गई कि अमेरिका इनको इजाजत देगा तब जाकर ये रशिया से तेल खरीद पाएंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी यहां शुरू होती है। ये पहुंचे रशिया के पास कि भैया इजाजत मिल गई है, अब तेल खरीदने दो। रशिया ने कहा कि पहले हम तुम्हें दोस्त की तरह तेल देते थे, इसलिए डिस्काउंट पे तेल देते थे। भले तुम हमारे यहां से डिस्काउंट पर तेल लेकर यूरोपियन मार्केट में तेल बेचते थे और जो माल बनता था वो अंबानी की पॉकेट में जाता था, लेकिन अब इस बार धंधा धंधे की तरह होगा। अब हम किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। रशिया ने यह कहकर यह साफ कर दिया कि वो तेल तो दे रहा है, लेकिन अब दोस्त की तरह तेल नहीं दे रहा है। अगर अमेरिका के कहने पर तुमने हमसे तेल खरीदना बंद करने की बात मान ली थी और अमेरिका के आदेश पर तुम आ रहे हो हमसे तेल खरीदने, तो तुमको दोस्त की तरह नहीं, धंधे की तरह तेल मिलेगा। और इसका असर पड़ना बिल्कुल क्लियर हो गया है। कल आज तक की अगर खबर देखें तो गुजरात में 100 से ज्यादा कंपनियों ने, फैक्ट्रियों ने काम करना बंद कर दिया है क्योंकि गैस नहीं है। एएनआई की खबर यह है कि एलपीजी का जो घर में सिलेंडर होता है उसका दाम 60 रुपए के आसपास बढ़ा दिया गया है। यानी गैस महंगी हो गई है और इंडस्ट्रियल गैस मिल नहीं रही है। पेट्रोल अब बढ़ी हुई कीमत पर आएगा। महंगा खरीदेंगे तो महंगा बेचेंगे क्योंकि डिस्काउंट का फायदा तो अंबानी ले गए, लेकिन जो बढ़ा है दाम वो आपके और हमारे पॉकेट से जाएगा। तो मोदी जी की जो महान इंटरनेशनल नीति है, मोदी जी की अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने की, उनसे हुक्म लेने की जो ये स्ट्रेटजी है, उसका असर ये होगा कि रशिया अब तेल ना एहसान की तरह देगा और ना दोस्त की तरह देगा, बिल्कुल क्लियर धंधा करेगा बिना किसी डिस्काउंट के। इसके और भी असरात होंगे, आगे उस पर बात कभी करूंगा। अब बात करते हैं ईरान की बदली हुई टेक्नोलॉजी से। कल 3 जगह ईरान ने खेल किया है। कतर में खेल किया है, यूएई में खेल किया है और जॉर्डन में खेल किया है। यूएई की बात करते हैं। यूएई में अल दारफा बेस है, यूएसए का, अमेरिका का अल दारफा बेस है और यह बेस अबू धाबी के पास है। उस बेस को तबाह करने के लिए ईरान ने एक नया खेल खेला। ईरान ने मिसाइल नहीं मारी, ईरान ने थाड को पूरी तरह से उड़ाने का काम नहीं किया। थाड क्या होता है? इंटरसेप्टर के बारे में कई लोगों ने कमेंट में भी पूछा कि यह कैसे काम करता है। एक पूरी बैटरी होती है जिसमें रडार लगा होता है और साथ में मिसाइलें लगी होती हैं। जैसे आप अपनी तुलना कीजिए कि आपके हाथ में बंदूक है और आपकी आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं। तो जब उधर से मिसाइल आती है तो रडार उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि इतने डिग्री पर मिसाइल आ रही है और मिसाइलें ऑटोमेटिकली उसी डिग्री पर फायर हो जाती हैं। तो उधर से जो मिसाइल आ रही है उस मिसाइल को खत्म कर देती हैं, उसको आसमान में ही तोड़ देती हैं। ऐसे काम करता है थाड, पेट्रियट, आयरन डोम, जितने भी इंटरसेप्टर हैं उनका पूरा सिस्टम। अब एक तरीका यह है कि उसमें जितनी मिसाइलें हैं उसको ही आप उड़ा दीजिए, लेकिन ईरान ने आसान तरीका अपनाया। $20,000 का ड्रोन है और यह जो पूरा सिस्टम है यह मिलियंस ऑफ डॉलर का है, $20 मिलियन से ज्यादा का है। ईरान ने इस बार तरीका यह अपनाया कि रडार को खत्म कर दो, आंखें फोड़ दो, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दिया जाए, फिर आपके हाथ में बंदूक दे दी जाए तो आप निशाना कभी नहीं लगा पाएंगे। तो यह जो इंटरसेप्टर है इसका रडार तोड़ दो, इसको दिखना ही बंद हो जाए, यह बता ही ना पाए कि सामने से मिसाइल किस एंगल पर आ रही है। उसके बाद जो इसमें सारा कारतूस रखा हुआ है जो खुद मिलियंस ऑफ डॉलर का है वो सब बेकार हो जाएगा, इंटरसेप्शन हो ही नहीं पाएगा। तो यह काम उसने दुबई में किया और उसके बाद यही काम उसने जॉर्डन में भी किया, जहां पे मुवफ्फक साल्टी एयर बेस पर जो इनका सिस्टम था, थाड का सिस्टम था, उसकी आंखें फोड़ दी, उसका रडार तोड़ दिया। और यही काम उसने कतर में भी किया था, अल उदैद पर। यानी किया क्या सब मिला जुलाकर कि अमेरिका को अंधा कर दिया। इससे फायदा क्या है? फायदा यह है
कि अब जब इजराइल की तरफ उसके ड्रोन और मिसाइलें जा रही हैं तो इनको दिख ही नहीं रहा है, ये बता ही नहीं पा रही हैं अपने आका इजराइल को कि हुजूर आला ईरान से चली हुई मिसाइल बस अब आपके ऊपर गिरने ही वाली है। तो हुआ यह कि कल इजराइल में लोग लिख रहे थे इजराइल के कि 2 मिनट पहले सिर्फ सायरन बजा, जो सायरन 15-20 मिनट पहले बज जाता था जब मिसाइल कतर के आसपास पहुंचती थी, तभी सायरन बज जाता था, लोगों को टाइम मिल जाता था कि लोग घरों में घुस जाएं, वो सायरन सिर्फ 2 मिनट पहले बजा है। अब इजराइल ने जिस तरह से कब्जा कर रखा है, किसी को भी रिपोर्ट नहीं करने दे रहा है, उससे यह पता नहीं चल रहा है कि लोग कितने मारे गए। इजराइल कह रहा है हमारे यहां तो कोई नहीं मारा गया, लेकिन वहां से लौटकर एक पत्रकार आए और यह पत्रकार कोई वामपंथी, कोई कांग्रेसी पत्रकार नहीं है, साधना न्यूज के पत्रकार हैं ये। और साधना न्यूज आप जानते हैं किस तरफ खड़ा है, और ये नरेंद्र मोदी जी के साथ इजराइल गए थे। भड़ास वाले मित्र यशवंत जी के साथ इनका वीडियो आया, यशवंत जी ने इनसे बात की और उसको फेसबुक ट्विटर पर लगाया और यह वायरल हो गया। कल रात को मैंने भी लगाया था। इस वीडियो में वो बता रहे हैं कि जहां 20 लोग मारे जा रहे हैं, वहां इजराइल ऑफिशियली कह रहा है सिर्फ एक आदमी मारा गया। ये बता रहे हैं कि जमीन के 100 फीट नीचे जो शेल्टर बने हैं, वहां तक इजराइल की मिसाइल पहुंच रही है, वहां तक ईरान की मिसाइल पहुंच रही है। ये बता रहे हैं पूरा का पूरा नेबरहुड साफ हो गया है, लेकिन इजराइल बता नहीं रहा है। आप खुद सोचिए ना कि वही अमेरिकन थॉट सिस्टम है, वही पैट्रियट सिस्टम है। अगर कतर में नहीं बच पाया, अगर बहरीन में नहीं बच पाया, अगर यूएई में नहीं बच पाया, अगर जॉर्डन में नहीं बच पाया, तो इजराइल में कैसे बचा होगा? लेकिन दुनिया की नजरों से लगातार छिपाया जा रहा है कि इजराइल में कितने लोग मारे जा रहे हैं और इजराइल में कितनी बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं। इसके बावजूद जो तस्वीरें छन छन के आ रही हैं, वहां के लोग जो ट्विटर पर लिख रहे हैं या जो इंडिपेंडेंट पत्रकार वहां गए हुए हैं, उनसे बिल्कुल यह साफ हो रहा है कि इजराइल में जबरदस्त तबाही हुई है। और यहां रोककर मैं एक बात कह दूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपसे यह कहूं कि ईरान में तो सब ठीक चल रहा है। ईरान में भी जबरदस्त तबाही हुई है। कल तेहरान के ऊपर बम बरसे हैं और तेहरान में जबरदस्त तबाही हुई है। तकरीबन 1 लाख लोग तेहरान से बाहर चले गए हैं और कई सारी बिल्डिंगें तबाह हुई हैं। 1000 के आसपास लोग अब तक ईरान में मारे जा चुके हैं, यह हकीकत है। लेकिन ईरान की पॉपुलेशन है 9 करोड़ के आसपास। इसकी तुलना आप इजराइल से कर लीजिए। अगर इजराइल में 1 लाख लोग मारे जाते हैं या 50,000 लोग मारे जाते हैं, तो बाहर से आके जो बसे हैं सब भाग जाएंगे, इजराइल खाली हो जाएगा। ईरान में दसियों पुश्तों की कब्रें उसी जमीन में गिरी हैं, कहीं कोई नहीं जा रहा है, वहीं टिके हैं। हो सकता है कुछ लोग माइग्रेट करके यूरोप वगैरह जाने की कोशिश करें, लेकिन ईरान जहां था वहीं रहेगा। तो जितना नुकसान ईरान झेल सकता है, उसका 10% नुकसान भी इजराइल नहीं झेल सकता है, और वो नुकसान हो रहा है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं। चाहे साधना न्यूज के पत्रकार जो लौट के आए हैं वो बता रहे हों, चाहे वहां जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हों वो बता रहे हों, चाहे इजरायली जो खुद ट्वीट कर रहे हैं उसमें से निकल के आ रहा है कि इजराइल में जबरदस्त तबाही हो रही है और यह तबाही लगातार और आगे बढ़ेगी। हथियार खत्म हो रहे हैं। यूरोप में जो यूरोपीय यूनियन के रक्षा मंत्री हैं एंड्रियस कुबिलियस, उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास अब इतनी मिसाइलें नहीं बची हैं कि वो एक साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन दोनों की रक्षा कर पाए। अगर युद्ध ज्यादा लंबा खिंचता है तो अमेरिका की रक्षा उद्योग प्रणालियों पर बुरा असर हो सकता है, यानी उनकी मिसाइलें पूरी तरह से खत्म हो सकती हैं। और ये सब जो हो रहा है उससे यूएस इकॉनमी पे क्या असर पड़ रहा है वो देखिए। कल मार्केट खुला, जब मार्केट खुलने के बाद 800 मिलियन का नुकसान कल अमेरिका में हुआ है। 800 मिलियन वाइप आउट हो गए। इस युद्ध पर अब तक शुरू के 3 दिन का हिसाब है, 2 दिन का और जोड़ लीजिए तो 2 ट्रिलियन तो 3 दिन में खर्च हुआ है। अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 4 ट्रिलियन खर्च हो चुका है अमेरिका का इस युद्ध में, यानी कुल मिलाजुलाकर 5 ट्रिलियन डॉलर इनके बर्बाद हो चुके हैं इस युद्ध के चक्कर में, मार्केट से और युद्ध पर जो डायरेक्ट खर्चा हो रहा है उससे। ऑयल की कीमत जो मार्केट में 65-70 डॉलर के आसपास थी, वो 85 तक पहुंच चुकी है और कतर ने कहा है कि हम अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रोडक्शन बंद कर देंगे और ऐसे में यह कीमत बढ़कर $150 के आसपास चली जाएगी।
ये हालत है फिलहाल। अमेरिका के हथियार लगातार खत्म हो रहे हैं, इजराइल को और हथियार देने की बात हो रही है। कल 151.8 यानी 151.8 मिलियन डॉलर के हथियार इजराइल को और देने की बात हुई है। ये हथियार इजराइल को और देंगे। तो ट्रंप जो मागा मागा कर रहे थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसा लगता है कि मेक अमेरिका पापर अगेन या मेक अमेरिका पुअर अगेन करने जा रहे हैं। अमेरिका पूरी तरह से खाली हो रहा है। अमेरिका की इकॉनमी तबाह हो रही है सिर्फ इसलिए कि अपना सारा साजो सामान पैसा वो इजराइल को बचाने के लिए खर्च कर रहे हैं, और अकेले ईरान ने इनका जीना हराम करके रखा हुआ है। गल्फ स्टेट्स में कितना नुकसान हुआ है, खाड़ी के मुल्कों में कितना नुकसान हुआ है, यह ठीक ठीक हमें पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि जहां से प्लेनेट हब जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी करता है, अमेरिका का ये जो एजेंसी अमेरिका की है, उसने ये कहा है कि अब हम 72 घंटे बाद तस्वीरें जारी करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं। दरअसल अमेरिका जानता है कि ये तस्वीरें आएंगी, सबको पता चल जाएगा कि जितने उसने वादे किए थे इन मुल्कों को, जिन्होंने अरबों खरबों अमेरिका पर खर्च किए थे सिर्फ इसलिए कि हमारी सुरक्षा अमेरिका करेगा, वो वादा पूरी तरह से फेल हो गया है। सारे के सारे अमेरिकन एयर बेसेज जो 30 साल में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके बनाए गए थे, वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। ये तस्वीरें सामने आएंगी तो बहुत क्लियरली समझ में आएगा, इसलिए 72 घंटे इनको टाल दिया गया है। ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ईरान का सुप्रीम लीडर कौन बनेगा ये मैं तय करूंगा, उसमें मैं भी शामिल होऊंगा, तुमसे पूछ कौन रहा है भाई। किसी ने बहुत मजेदार बात कही। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री इंडिया आए हुए एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क का मेयर तो तुम तय नहीं कर पा रहे हो। ममदानी के खिलाफ इतना शोर किया लेकिन फिर भी ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। तो अपने देश में न्यूयॉर्क का मेयर तो तुम तय नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम ईरान का सुप्रीम लीडर तय करोगे। बातें हैं बड़ी बड़ी। ईरान का हम सारा तेल चुरा लेंगे, चोर को दिन रात सिर्फ चोरी का सपना आता है। सारी बात सिर्फ इतनी है कि ईरान का तेल चुराना है। सिर्फ यह लालच है जिसके चलते ट्रंप ने पहले ही 200-250-300 सैनिकों की कुर्बानी दे दी है। वो कह रहा है सिर्फ 6 मरे हैं, लेकिन सबका मानना है कि 250 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। और जो प्लान वो कर रहा है कि 50,000 1 लाख सैनिकों को ईरान में उतारेगा, ये सैनिक आएंगे तो अपने पैरों पर, लेकिन जाएंगे अपने अपने कॉफिन में। सच यह है कि उसके पास कोई प्लान नहीं है। सारे प्लान फेल हो चुके हैं। कल के वीडियो में मैंने एक एक करके सारे प्लान समझाए थे कि सारे प्लान फेल हो चुके हैं। सिर्फ एक काम कर रहे हैं, इजराइल और अमेरिका के जितने बम गिरा सकते हैं उतने बम गिरा रहे हैं ईरान के ऊपर। गिराते रहिए बम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बहुत बम गिराया था वियतनाम में, क्या हुआ? वहां से भागना पड़ा। बहुत बम आपने अफगानिस्तान में गिराया था, क्या हुआ? वहां से भागना पड़ा। ईरान से भी बुरी तरह बेइज्जत होकर भागेंगे आप। बहुत मुमकिन है कि अगले 2-4 दिनों में किसी एक चीज को अपनी जीत बताकर ट्रंप चुपचाप ईरान से निकल जाए और इजराइल को अपने हाल पर छोड़ दे। और अगर नहीं निकला, लगातार ये लड़ाई चलती रही, तो अमेरिका में ट्रंप की जो फॉलोइंग है, ट्रंप का जो सपोर्ट है, वो इतना कम होता चला जाएगा कि मिड टर्म इलेक्शन में बुरी तरह से हारेगा और उसके बाद इंपीचमेंट होगा और फिर अमेरिका की कुर्सी से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। उसके बाद इसको जेल भी जाना पड़े तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। एक शैतान बेंजामिन नेतन्याहू को बचाने के लिए उसने पूरे अमेरिका को दांव पर लगा दिया है। हम क्या कहें कि उसी के साथ हमारे भी प्राइम मिनिस्टर खड़े हो गए हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि गल्फ कंट्रीज क्या करेंगी, क्या ऑप्शन है गल्फ कंट्रीज के पास। कल मैं एक वीडियो देख रहा था अल जजीरा का। उस वीडियो में कुवैत के कोई सीनियर लीडर थे, कोई सीनियर ऑफिसर थे। उन्होंने एक बात कही, एक अरबी कहावत उन्होंने सुनाई जिसका मतलब होता है स्वॉलो इट एंड साइलेंट, यानी चुपचाप घोंट जाओ और चुप रहो। कहते हैं ना, किसी ने अपमान कर दिया, चुपचाप घोंट लो उसको और बर्दाश्त करो। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमको अब नहीं बचा सकता। ईरान के साथ हम जंग में गए तो बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। अगर ईरान के साथ हम जंग में गए तो इजराइल हमको शील्ड बनाएगा ताकि इजराइल में नुकसान ना हो, सारा नुकसान इन्हीं मुल्कों में हो जाए। इसलिए सबसे अच्छा है कि जो हमले हुए हम ये माने कि वो अमेरिकन बेसिस पर हुए थे, हमारे यहां नहीं हुए थे, हम खामोश हो जाएं। उन्होंने ये भी इशारा किया
कि अगर हमारा तेल हमसे छिन गया, अगर हमारे तेल के अड्डों में आग लगा दी ईरान ने, अगर हमारे तेल के अड्डे बंद करा दिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रह गया, तो हमारी इकॉनमी का सत्यानाश हो जाएगा। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन सब जानते हैं कि अगर तेल खत्म हो गया, तेल का बिजनेस खत्म हो गया, तो ये जो फर्जी मुल्क बने हैं ऑटोमन साम्राज्य को खत्म करने के बाद, अमेरिका और इंग्लैंड की गुलामी करके ये जो फर्जी मुल्क बने हैं, ये सारे के सारे तबाह हो जाएंगे और फिर से 18वीं 19वीं सदी में पहुंच जाएंगे, जहां रेगिस्तान होगा, ऊंट होंगे, लेकिन कोई बिजनेस नहीं होगा। वैसे भी ये कंट्रीज नहीं है, ये तेल का शोरूम है और या फिर फर्जी पैसा जमा करने का अड्डा है। और यहां की जनता, अरब जनता जो है, वो ईरान के साथ खड़ी होगी, वो इजराइल के साथ खड़ी नहीं होगी। रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे इन कंट्रीज में। ये शाह शहंशाह जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड और अमेरिका ने गद्दी पर बिठाया था, इनकी गद्दियां छिन जाएंगी। तो सबसे आसान तरीका यही है कि ईरान से बात की जाए। और खबर यही है, हालांकि कल एक खबर आई थी कि बिन सलमान साहब आसिम मुनीर के साथ बैठे थे, उन्होंने खुद ही ट्वीट किया था, और उसमें जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट उनका पाकिस्तान के साथ समझौता वगैरह है, उस पर बात कर रहे थे। अब होना तो यह चाहिए था कि इनके ऊपर हमला हुआ है तो पाकिस्तान जंग में शामिल हो जाए, ईरान पर हमला कर दे, लेकिन पाकिस्तान भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। अगर आज की डेट पर आसिम मुनीर इजराइल अमेरिका के कहने पर ईरान पर हमला करते हैं, तो पाकिस्तान की आवाम इस तरह से सड़क पर आ जाएगी कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की सारी शेखी निकल जाएगी। पाकिस्तान में अलग तरह का रिवॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि आवाम ईरान के साथ है, ये सब जानते हैं। इसलिए आपस में उनकी बातचीत हुई है। लेकिन साथ में खबर यह है कि शेख साहब जो हैं, बिन सलमान साहब जो हैं, क्राउन प्रिंस, वो लगातार ईरान से बैक चैनल बातचीत पर लगे हुए हैं। और ये सारे शेख लगे हुए हैं अमेरिका की मिन्नतें करने पर कि कैसे भी इस जंग को रुकवाया जाए। लेकिन इस बार जंग सिर्फ अमेरिका के कहने से नहीं रुकेगी। इस बार जंग तब रुकेगी जब ईरान की शर्तें मानने पर अमेरिका तैयार होगा। अरागची से कहा गया कि आपके ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, जमीन पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है अमेरिका। अरागची ने कहा उनका स्वागत है, हम तो इंतजार कर रहे हैं। उनसे कहा गया कि आप सीज फायर नहीं चाहते हैं, बोले नहीं, हम सीज फायर नहीं चाहते हैं। 2 बार हमने समझौते की बात की, 2 बार हम डिप्लोमेटिक टेबल पर बैठे और दोनों बार बम से गिरा दिया गया, दोनों बार बम से उड़ा दिया गया, बम चलाए गए। उस डिप्लोमेटिक टेबल को, उस बातचीत को बम से उड़ा दिया गया, तो हम अमेरिका के ऊपर कैसे भरोसा करें। तो अब इतनी आसानी से सीज फायर नहीं होगा, और जब इतनी आसानी से सीज फायर नहीं होगा तो ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी। तो शेख साहिबान के लिए सबसे अच्छा यही है कि लालची अमेरिका, जिसको सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है, उसको धमकी दे अपना पैसा हटाने की, उसको प्रेशर में ले आए और मजबूर करे इस बात पर कि ईरान की शर्त मानकर वो जंग को खत्म करे। यही एक तरीका है मिडिल ईस्ट को बचाने का, और यही एक तरीका है दुनिया को बचाने का। ये नहीं होगा तो ये जंग लंबी चलेगी, ईरान तबाह होगा, बर्बाद होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। ईरान में भी बहुत बर्बादी आएगी। लेकिन अब जो अमेरिका अंधा हो चुका है, जिसके रडार खत्म हो चुके हैं, उसके बाद जब ईरान की असली मिसाइलें बरसेंगी, अभी तो 2014 के पहले की बनी मिसाइलें बरस रही हैं, जब सारा थाड, पेट्रियाट, आयरन डोम बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद उसकी असली मिसाइलें बरसेंगी, तो इजराइल में किस कदर तबाही आएगी, उसका तसव्वुर करना भी अभी मुश्किल है। खैर, इन सब के बीच में बता दूं कि कल मैं गया था ईरान की, जो ईरान कल्चरल हाउस है, ईरान की कल्चरल एम्बेसी है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बैठते हैं। डॉक्टर साहब से मिला मैं, उनसे पहले भी मेरी मुलाकातें हुई हैं। और खामनेई साहब को, ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब को मैंने अपनी तरफ से, टीसीएच की तरफ से, टीसीएच की टीम की तरफ से, और आप सबकी तरफ से, टीसीएच के जितने भी दर्शक हैं, चाहने वाले हैं, आप सबकी तरफ से मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां डायरी में लिखा मैंने कि हम सब ईरान की बहादुर जनता के साथ हैं, हम सब चाहते हैं दुनिया में अमन रहे, ईरान में अमन रहे। लेकिन जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने धोखा देकर ईरान पर हमला किया है, हम सब इस बात की उम्मीद करते हैं कि इस जंग में ईरान फतेहयाब होकर उभरेगा। ये मैंने आप सब की तरफ से किया है। आप सबका शुक्रिया, आप वो मोहब्बत और हिम्मत देते हैं कि मैं आप सब की तरफ से बोलने की हिम्मत जुटा पाया। डॉक्टर साहब ने भी बहुत ज़्यादा
शुक्रिया कहा, आप सबको कहा, मुझे तो कहा ही, टीसीएच को भी कहा, आप सबको शुक्रिया कहा। और मैंने कहा कि इस देश की बहादुर जनता हमेशा ईरान के साथ थी और ईरान के साथ खड़ी रहेगी। यह खबर आपको देनी जरूरी थी क्योंकि आप सबकी तरफ से मैंने वहां पर श्रद्धांजलि दी है। तो आज के लिए इतना ही, आगे भी लगातार अपडेट करता रहूंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि खबरें लगातार मिलती रहें आपको। हमारी हिम्मत बनना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लीजिए, बहुत बार बता चुका हूं इसलिए आप जानते हैं कि स्क्रीन पर जो हमने एक क्यूआर कोड दिया है आप उसको स्कैन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप अगर हमारे मेंबर बनते हैं तो हमको वो हिम्मत लगातार मिलती रहेगी कि हम पूरी ताकत से वो सच कह सकें जो गोदी मीडिया आपसे लगातार छुपाने की कोशिश कर रहा है, नेशनल गोदी मीडिया भी और इंटरनेशनल गोदी मीडिया भी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।